हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय क्लास 11th का मॉडल पेपर करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको बहुत सारे मॉडल पेपर कराए गए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर जो आपने मैथ या फिर मेंटल एबिलिटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, तो जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 3-4 दिन में पूरा पूरा वीडियो देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर जो आप लोग को क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी कुछ बच्चे इंग्लिश के लिए कह रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए प्यारे बच्चों मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा कि वीडियो बनाऊं। पिछले साल इंग्लिश पढ़ाया गया है, तो वहां से जाकर के देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया वहाँ पर। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक वगैरह फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। ओके, तो आपके एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन होंगे, कितने 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इनका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पेपर में मिलेंगे और यहाँ पर मैं आपको करवाने वाला हूँ। और खास बात ये है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा स्टेटमेंट वाले आएंगे। किस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ और उसका सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर देखते हैं, तो हर एक क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, किसी गोलीय लेंस के आवर्धन नियम के लिए फोकस दूरी एफ एवं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी यू के पदों में व्यंजक है। मतलब क्या करना है आपको, गोलीय जो लेंस होता है, ठीक है, उसका आवर्धन यम, ठीक है, और फोकस जो होता है एफ, और बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी जो होती है यू, इनमें रिलेशन कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी देखते रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मैंने इधर कर लिया है। देखिए, सबसे पहले आप लोग बताएंगे आवर्धन जो होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, यम का फार्मूला क्या होता है, यम इक्वल टू वी अपान यू होता है। एक फार्मूला तो ये आपको याद ही होगा। दूसरा वाला फार्मूला क्या होना चाहिए जो आपको याद होगा, फोकस। 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/v, और माइनस में कितना होता है, 1/u होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, u के टर्म में सबको लेकर आना है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, एक कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर यहाँ से निकल जाएगा यम यू। ठीक है, कितना निकल जाएगा, यम यू। ठीक है, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, और उठा करके क्या करिए, इस वाले समीकरण में रख दीजिए। तो 1/f एज इट इज ऐसे ही होने वाला है, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/v की जगह पर कितना हो जाएगा, m, और हो जाएगा u हो जाएगा, माइनस में 1/u। ठीक है, यम की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि देखिए हर जगह दिया गया यम इक्वल टू कितना आएगा, यही आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, मतलब यम को तो अकेला ही करना पड़ेगा, तो यम वाला टर्म यहीं पर रहने देंगे, बाकी यू वाला इधर भेज देंगे, तो होगा कितना, ये 1/f, माइनस है इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 1/u, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m यू हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो यू हो जाएगा, प्लस में इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और नीचे एफ यू होगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m हो जाएगा, यम यू, 1/mu। ठीक है, इस तरह से ये मिल चुका है। अगर जो इनका रेसिप्रोकल करें, ठीक है, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, कहने का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ यू अपान में कितना हो जाएगा, यू प्लस एफ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम यू हो जाएगा। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यू से यू को काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, आराम से कट सकता, तो मैंने यहीं पर काट दिया। तो यम इक्वल टू यहाँ से फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, यू प्लस एफ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इस तरह के आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। हो सकता है अगली बार क्या आए जो इस बार आए, यहाँ पर
वी कर दे, ठीक है, यू ना रख करके क्या कर दे, वी वाले से रिलेशन पूछ ले, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग घबराइएंगे नहीं, एकदम अच्छे तरीके से करेंगे आराम से। इसके बाद में देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन। क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं सीन 2 लगा दूँ, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट। हाँ, इसमें शायद आपको और अच्छे से दिखे। जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर चले जाएंगे, बाकी इधर चलेंगे तब तक। इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, हिंदी में भी दिख रहा है, दोनों क्लियर दिख रहे होंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो आपका दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 कथन दिए गए हैं। अब इन चारों कथनों को पढ़ने के बाद में इनमें कौन कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प दिया गया है, दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया, तीसरा यहाँ पर दिया गया, चौथा यहाँ पर, 4 इस तरह से विकल्प दिए गए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। यही होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या है कि एक टॉपिक के बारे में मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आपको बताना होता है, ठीक है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर, पश्चिमाभ, यानी कि इसे कहते हैं सिलेरी, अंग्रेज जो दिया गया है यहाँ पर, आप लोग देखते रहेंगे अंग्रेजी वाले बच्चे। पेशियां नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को समाजित करती हैं, ठीक है। ये तो दिया गया है पहला स्टेटमेंट। उसके अंदर दूसरा वाला क्या दिया गया है, जरा दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दोष संशोधन द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा वाला दिया गया है, समभुज कांच के प्रिज्म से गुजरते समय बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। उसके अंदर चौथे नंबर पर स्टेटमेंट जो दिया गया है, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले रंग के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, जबकि अपेक्षाकृत बड़े आकार के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण होता है। इनमें से सही कथन है कौन कौन सा है, यही बताना आपको। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो पश्चिमाभ जो लिखा गया है, सिलेरी मांसपेशियां नेत्र में प्रविष्ट होने वाले प्रकाश में परिवर्तन को संयोजित करती हैं, समायोजित करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसमें भी पहला ऑप्शन दिया होगा वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें पहला दिया गया है, पहला तो सही नहीं है तो गलत कर देंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गलत कर देंगे। या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। अब दूसरा और तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा तीसरा दोनों में मिल रहा है, चौथा वाला चेक कर लो। चौथा अगर जो सही है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो चौथा गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम लोग सबको चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जरा दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दोष संशोधन द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा, ठीक है। पहले की वजह से ये गलत हो गए हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, समभुज कांच के फ्रेम से गुजरते समय बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक और लाल का विचलन सबसे कम होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीसरा भी सही हो जाएगा, इन दोनों में मिला। चौथे की बात करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्यतः नीले रंग के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, जबकि अपेक्षाकृत बड़े रंग आकार के कण से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का परिकिरण होता है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो मिला जुला कर कहा जाएगा तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 43 नंबर देखिए यहाँ पर, इसमें मेंडल के प्रयोग के बारे में कह रहा है, दो मटर के पौधे जिनमें से एक झुर्रीदार पीले बीज आर स्मॉल आर उसका दिया गया कैपिटल वाई प्रदान करते हैं, और दूसरे गोल हरे बीज कैपिटल आर स्मॉल वाई प्रदान करते हैं। परस्पर संकरण से F1 पीढ़ी के गोल पीले कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बीज वाले पौधे उत्पन्न करते हैं। जब इन F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के पौधों में लक्षण 4 संयोजन विद्यमान होते हैं, झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार पीले, उसका गोल हरे, उसका दिया गया है गोल पीले। यदि 1600 पौधे प्राप्त किए जाते हों तो गोल उसके बाद में हरे एवं झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधों की संख्या
क्रमशः होगी। कितना होगी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगी, आप लोग कहेंगे कितना, 300, 300, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 44 नंबर। इसमें क्या है, किसी मोमबत्ती की लौह को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण के सामने इसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। फोकस दूरी कितना दिया गया है, 60 सेंटीमीटर। यदि दर्पण के ध्रुव से लौह की दूरी 60 सेंटीमीटर हो तो दर्पण के ध्रुव से लौह का प्रतिबिंब की दूरी होगी, कितनी होगी ये आपको बताना है। तो इसको दर्पण वाले सूत्र पर रख करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग के लिए कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। छोटा कर दूं थोड़ा सा मैं इसको, शायद आपको दिख ना रहा हो प्रॉपर। हाँ ये ठीक है इतना। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 1, 2, 3, 4 कंडीशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस पहले देखिए ये क्या करना क्या है इसमें। जिस या जिन समूह में केवल अजैव निम्नीकरण सदस्य विद्यमान है वह है, केवल आपको क्या ढूंढना है, अजैव निम्नीकरण विद्यमान, ठीक है। मतलब जिसका अपघटन ना हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे उत्पादक दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है, उसके बाद में दिया गया है शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है, अपघटक दिया गया है, ठीक है। तो ये तो नहीं होंगे, ठीक है, केवल ढूंढना है तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे रेयान दिया गया, रेशम दिया गया, कपास, कपास अपघटित हो जाता है ना, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें चेक करेंगे नायलॉन, ठीक है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन दिया गया है, डीडीटी, ठीक है। इनका ये अजैविकरण हो जाएंगे, अपघटन नहीं है। उसके अंदर प्लास्टिक है, बैकलाइट है, उसके अंदर पीवीसी है, नायलॉन है, ठीक है। तो इसमें से तीसरा और चौथा दोनों सही दिख रहे हैं, तो तीसरा चौथा ए वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हम लोग कर देंगे, ओके। इसके बाद में देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित आहार श्रृंखला में यदि सर्प द्वारा बाज को हस्तांतरित ऊर्जा 5 kJ है तो टिड्डे द्वारा उत्पादक से प्राप्त ऊर्जा होगी। पहले दिया गया घास दिया गया है, टिड्डा दिया गया है, सर्प दिया गया है, मेढक दिया गया है, सर्प दिया गया, उसके बाद में बाज है, ठीक है। तो क्या होगा आप लोग देखेंगे, बताएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5000 होगा ना। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर फिर हो जाएगा। आगे फिर से है 47 नंबर क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ना है, उसके बाद में आंसर इसका आपको बताना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, बाकी आपको कोई दिक्कत ना हो। इंग्लिश वाले बच्चे अपना देखते रहेंगे जो भी इंग्लिश में दिया गया है। इसमें क्या है, हमारे देश में घरेलू विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर की जाती है, जिसकी दिशा प्रत्येक 1/50 सेकंड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या सही है कथन आप लोग को लग रहा है, ठीक है। सही नहीं लग रहा ना तो ये गलत हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, गलत इसको कर देंगे। बाकी दूसरे वाले में क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेश अनुकृत क्रिया करते हैं, स्थिर आवेश नहीं। तो ये कथन तो सही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सही टिक करेंगे हम लोग। केवल आपको ढूंढना कौन सा कथन सही है। इसका अंदर तीसरा वाला ढूंढेंगे, देखेंगे क्या है, यदि किसी क्षेत्र में गुजरता कोई इलेक्ट्रॉन विक्षेपित नहीं होता तो एकमात्र संभावना यह है कि उस क्षेत्र में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो ये भी क्या होगा, स्टेटमेंट आपका गलत होगा। चौथा पढ़ेंगे हम लोग, जब दो लंबे एक दूसरे के समांतर स्वतंत्र रूप से लटकते हुए तार को किसी धारा स्रोत के साथ पश्चक्रम में जोड़ दिया जाता है, पश्च मतलब वही क्या होता है, समांतर कहते हैं उसी को, पैरेलल, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा,
ठीक है, तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। दूसरा चौथा कहाँ पर देखने को मिल रहा है? सी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन आराम आराम से करिए, ठीक है, ध्यान से करिए, ठीक है, गलती ना होने पाए आप लोग से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो इसके लिए मैं दूसरा पेज ले लूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर दिख रहा है एकदम अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। इसमें क्या कह रहा है? 10 ओम के 6 सर्वसम प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि ये एक खष्टभुज यानी कि हेक्सागोनल ABCDEF की भुजा बनाते हैं। यदि इस संयोजन में धारा शीर्ष ए से प्रवेश करने और डी से बाहर आए तो संयोजन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न प्रतिरोध होगा। आपको ये बताना। तो सबसे पहले हेक्सागोनल बना करके इसको हम लोग समझेंगे। हेक्सागोनल है इसमें यहाँ पर, चलो जो भी है इधर कर देते हैं। ये हो गया हेक्सागोनल आपका। यहाँ मान लेते हैं ए है, ठीक है, बी सी डी, यहाँ पर ई, और ये हो जाएगा आपका एफ, ठीक है। यहाँ से धारा इंटर कर रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है। ये सब प्रतिरोध हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हो जाएंगे आपके प्रतिरोध, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी बना लो ऐसे, और यहाँ पर भी बन जाएगा, ठीक है, बन गया इस तरह से। अब इनमें सबका कितना है? 10-10 ओम है, ठीक है, ये है 10 ओम, ये भी 10 ओम है, इधर भी 10 ओम, ये है 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ भी है, और 10 ओम यहाँ भी है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है? देखिए, अगर जो हम लोग ए एफ उसके बाद में एफ ई और ई डी को देखा जाए तो ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में अगर जो तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 और प्लस में कितना 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम वाला इस तरह से हो जाएगा, और समांतर, ठीक है, नीचे वाला भी श्रेणी क्रम में है तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा? समांतर क्रम बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा? प्रतिरोध कुछ इस तरह से बन जाएगा, और नीचे किस तरह से हो जाएगा? ऐसे। इससे आपका कुछ बन जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया और यहाँ पर 30, ये पैरेलल हो गए यानी कि समांतर हो गए, ठीक है। तो इनका संयोजन किस तरह से हो जाएगा? 1/30 और प्लस में क्या करेंगे? 1/30 करेंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/30, ये तो होगा। ये किसकी वैल्यू आती है? 1/r की वैल्यू आती है। अगर जो r की वैल्यू निकालना हो तो 30/2 हो जाएगा, और 30/2 का मतलब कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है लेकिन से आसान है, कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए। इसके बाद में देखेंगे, ये है जो 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चारों ऑप्शन दिख रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर दिख रहा है आपको। अब इसका सॉल्यूशन आपको करना है और बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसमें है क्या? 3 प्रतिरोधक R1 R2 एवं R3 किसी परिपथ में चित्र में दर्शाए गए अनुसार जोड़े गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तीनों प्रतिरोधों R1 R2 एवं R3 में ऊर्जा क्षय समान है, यानी कि P की वैल्यू क्या है? सेम सेम है। यह सुनिश्चित करने के लिए इनके मानों में संबंध होगा, मतलब R में इनका रिलेशन किस तरह से होगा, ये आपको बताना। क्वेश्चन ये लंबा जाएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, बस फिगर की ज़रूरत है। फिगर आप लोग देखते रहेंगे, बाकी हिंदी वाले बच्चे देख ही लिए हैं, अंग्रेजी में आप लोग देखते रहेंगे। इधर यहाँ पर देखिए, ये आपका परिपथ दिया गया है। अगर जो धारा की बात की जाए तो मान लेते हैं यहाँ पर धारा कितना है? I1 है पहले वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर धारा दो पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है, इसका नाम दे दे रहे हैं I2, और यहाँ पर मान लेते हैं I3 है।
इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होना नहीं चाहिए। अगर जो हम लोग बात करें कि धारा यहाँ से निकला, उसके अंदर दो पार्टों में डिवाइड हुआ, फिर से जा करके मिल गया, तो इसके क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे पहला समीकरण और यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे बात कर ली जाए कि विभवांतर। ठीक है, तो विभवांतर यहाँ पर, विभवांतर रहने दो, ऐसे बाद में इसका यूज कर लेंगे हम लोग, पहले यहीं पर देखते हैं। अब देखिए इसका जो शुरुआत में क्या बताया गया, इसमें जो आपका P का मान होगा हर जगह सेम सेम होगा, यानी कि P1, ठीक है, शुरुआत वाले में मतलब R1 पर P1 है, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा यहाँ पर आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा P3। ठीक है, ये भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, और हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है। ठीक है, V की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, तो V को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो I कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा, और कितना मिलेगा, R मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना, I स्क्वायर R हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। P इक्वल टू VI, V इक्वल टू IR होता है, I का गुणा होगा, I स्क्वायर R हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो हम लोग इसकी वैल्यू निकालना चाहें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I1 का स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 का स्क्वायर R2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3 का स्क्वायर R3। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग दूसरा वाला समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ पर तो किसी को होना नहीं चाहिए। P की वैल्यू क्या होगी, I स्क्वायर R होता है, 1 के कंडीशन में 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 की कंडीशन में 2 2 हो जाएगा, 3 की कंडीशन में 3 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर जो हम लोग केवल इतना ही परिपथ लें, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनका विभवांतर क्या होगा, सेम सेम होगा, यानी कि V बराबर किसके हो जाएगा, V2, इसको माने और इसको क्या माने, V3। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, V2 बराबर किसके हो जाएगा, V3 के हो जाएगा। ओके, अब V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 वाले कंडीशन में कितना हो जाएगा, I2 R2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा I3 और कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे तीसरा वाला समीकरण। V इक्वल टू IR होता है, तो I2 R2, I3 R3 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ से केवल इतना ही पार्ट लें, तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला समीकरण केवल का इतना पार्ट और ये वाला, इन दोनों को अगर जो भाग लगा देते हैं, ठीक है, भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए R2 कट जाएगा, 2 I स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर I2 केवल एक ही बार दिया गया है, तो केवल बचेगा I2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से R3 कटेगा, I3 दो बार दिया गया है, ठीक है, यहाँ एक बार दिया गया कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I3। ठीक है, इतना आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर जो यही वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रखते हैं, I2 की जगह पर I3 रखते हैं, तो I3 इधर भी, I3 इधर भी कट जाएगा, तो R2 बराबर किसके आ जाएगा, R3 के आ जाएगा। R2 बराबर किसके हो जाएगा, R3 के हो जाएगा। ध्यान से समझना, नहीं तो फिर समझ में फिर नहीं आने वाला। I2 I3 बराबर हैं, तो I2 की जगह पर I3 रख देते हैं, I3 दोनों कट जाएंगे, R2 बराबर किसके आ जाएगा, R3 के। ठीक है, ये देखिए R2 इक्वल टू R3 हमें चाहिए, इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, सब में मिल रहा है, यानी कि कुछ काम नहीं बना। आगे फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम लोग पहला समीकरण का यूज करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है। I3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2, यहाँ भी I2 यहाँ भी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर जो हम लोग I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू I1 अपान 2 हो जाएगा, मतलब 2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू I1 अपान 2 हो जाएगा। अब आगे का काम क्या करना है, इतना पार्ट ये ले लो और इसका भी सॉल्यूशन कर लो, तो होगा कितना, I1 एज इट इज हम लोग रहने देने वाले हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 की जगह पर कितना लिखना है, I1 अपान 2 लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, I1 का स्क्वायर मिलेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि I1 का स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ R2 चल रहा तो चलने वाला ही है ऐसे। I2 I1 का स्क्वायर दिया गया, I1 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4
R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो R2 है ना, तो R1 वैसे ही रहने तो ना, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से। I2 कट गए हैं, ठीक है, यहाँ कितना था, ये था I2, यानी कि R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2/4 हो जाएगा। कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोग सही आंसर कहेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा गया होगा, आप लोग देखे भी होंगे कि कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना ज़्यादा समझने वाली चीज़ें थी इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक न्यूमेरिकल है, 50 नंबर जो दिया गया है। इसमें कह रहा है यदि किसी आवेशित पिंड में 10 की घात में 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो इस पिंड द्वारा अर्जित आवेश होगा। फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दी गई, 10 की पावर 10 दिया गया है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 की पावर 10 इंटू ई का मान कितना होता है 1.6 और गुणे कितना होता है 10 की घात में -19 होता है। ये माइनस में वैल्यू आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में मैं माइनस कर दे रहा हूँ वैसे ही, ये 10 की घात में 10 प्लस में है, ये माइनस में है, यानी कि कितना हो जाएगा 1.6 गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात में -9 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यहाँ पर एक कुलाम बराबर इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में हमें आंसर नहीं लाना है, केवल कुलाम में लाना है क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ये दिया गया हिंट के लिए, ये परेशान करने के लिए दिया गया है, आप लोग इसको थोड़ा इग्नोर करके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये दिया गया इसका यूज कहीं नहीं हुआ, इसका यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए कुलाम में, ठीक है। और कुलाम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन में दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्यों चेंज करेंगे, कोई मतलब का काम है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे ही इसको छोड़ देंगे। ओके, क्लियर है इतना। आगे का क्वेश्चन करें या फिर कल करें, आप लोग बताइए। वीडियो वैसे तो लंबा हो रहा होगा, आप लोग बताइए क्या नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, ब्रेनजी C6H6 के एक अणु में होते हैं, किस तरह के बॉन्ड होते हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा है। ब्रेंजीन की संरचना किस तरह से बनती है, कुछ इस प्रकार से होता है। अल्टरनेट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद में क्या होगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट दिया गया यहाँ पर होता है कार्बन, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा। ये हो गया ब्रेंजीन का एक अणु, ठीक है। अब इससे क्या होंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, मतलब 4 लोगों को जोड़ सकता अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, एक तो 2 बॉन्ड यहाँ पर पहले जुड़े, एक यहाँ पर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन इस तरह से हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ में भी इस तरह से जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसके साथ में भी यहाँ से जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी इसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, इसके साथ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब काउंट कर लो कितने कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। सिंगल कितने हैं, डबल कितने हैं। डबल कितना है, यहाँ पर बन रहा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। द्विबंध जिसे कहते हैं, आप लोग अंग्रेजी वाले बच्चे इधर देखते रहेंगे। केवल 12 एकल बॉन्ड नहीं, इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं सही होगा। हमें डबल बॉन्ड कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। इसमें क्या कह रहा है, जो 6 द्विबंध दिख रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। 3 एकल बंध, 9 द्विबंध, यहाँ भी ये तो नहीं सही होने वाला है। हमें द्विबंध तो 3 ही दिख रहा ना। यहाँ पर देखेंगे 3 कितने दिए गए हैं, 2 बंध दिए गए, यानी कि 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और सिंगल बॉन्ड कितने होंगे, एक तो यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ हो गया। एक तो यहाँ पर बनेगा 7, एक यहाँ पर बनेगा 8, और एक यहाँ हो जाएगा 9, यानी कि 9 सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। सही कौन सा होगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन कौन कथन जो दिए गए हैं यहाँ पर सही आंसर हैं, ठीक है। तो कौन सही होगा, पढ़ेंगे हम लोग कथन, उसके बाद में पता चलेगा। पहले क्या कह रहा है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है और ट्रिप्सिन को प्रोटीन को पचाता है। तो ये तो कथन तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ तो ये गलत होने वाला है। आगे देखेंगे दूसरा वाला, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज पाइसिक्रेट वसा को पचाता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे जठर ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा विमुक्त
करती हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही लग रहा है। ठीक है, तो दूसरा भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। चौथा चेक करेंगे, ट्रिप्सिन पाइसीकृत वसा को पचाता है और लाइपेज प्रोटीन को पचाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, सही होगा दूसरा तीसरा। दूसरा सही सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, जब किसी क्वथन नलिका में लेड नाइट्रेट लेकर उसे बुनसेन बर्नर पर गर्म करते हैं तो यह विघटित हो जाता है। किस में विघटित होता है, क्या विघटित होता है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे पहले लेड ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड में, जी नहीं, गलत होगा। लेड कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में, ये भी गलत होगा, यहाँ पर नहीं सही आंसर होने वाला है। इसके बाद लेड कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन में, ये भी नहीं सही होगा। किसमें होगा फिर, लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक का समूह चुनिए। कौन सा आयनिक यौगिक का समूह है, ये आपको बताना है। MgO, उसके बाद में Na2O NaCl, तीनों दिख रहे हैं। ठीक है, आराम से तीनों टूटेंगे प्लस माइनस में। ठीक है, आयनिक यौगिक में टूटेंगे। ठीक है, Mg प्लस होता है, O माइनस में टूटता है। ठीक है, Na2 प्लस O माइनस NaCl को आप लोग तो बहुत पहले से जानते हैं, Na प्लस Cl माइनस होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें फिर से कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि अंग्रेजी वाले बच्चे भी अपना देखते रहें। दिख रहा ना सबको क्लियर? हाँ भाई, बताते रहना कि दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं तो बाद में पता चले कि दिख ही नहीं रहा था इन लोगों को। इसमें क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। समझिए, आपका क्वेश्चन जितना भी है ये स्टेटमेंट वाला ही है। ठीक है, कथन 4 दिए गए, पढ़ना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये देख लीजिएगा कौन सा कथन सही है। ये कह रहा कि गलत ढूंढने के लिए कह रहा, जैसा कह रहा वैसा ही करना होता है। दो काम करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, ये कथन आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद में ऑप्शन आपको पढ़ करके टिक कर देने होते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें, थायरॉक्सिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा के उपचय को विनियमित करता है। जी हाँ, करता है। तो ए ऑप्शन, ये मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, बाकी और सबको चेक करेंगे। या शरीर की वृद्धि तथा रुधिर शर्करा स्तर को भी विनियमित करता है। ठीक है, विनियमित नहीं करता है। ठीक है, ये शर्करा वगैरह, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, अब दूसरा जिसमें सही कह रहा था वो तो गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें दूसरा कह रहा था सही है, लेकिन से इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा इसमें भी कह रहा था सही है, ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, हमें केवल पहला सही मिला। अब तीसरे और चौथे को भी पढ़ लेते हैं। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। चौथा ऑप्शन अब क्या करेगा, चौथा जो दिया गया है ये सही करेगा कि कौन सा सही होना चाहिए इन दोनों में। तो इसमें क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन का अपर्याप्त स्राव बौनेपन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, क्या होगा, ये गलत होगा, तो इसी वजह से बी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसके बाद देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, लैंगिक प्रजननकारी जीवों में प्रजनन के दौरान जो लक्षण जनक से संतति में संचरित होते हैं वे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, केवल माता पिता के साथ समानता और पिता के साथ भिन्नता। जी नहीं, ये तो गलत होगा। केवल पिता के साथ समानता, माता के साथ भिन्नता, ये भी नहीं होगा, सही होगा। जनक के दोनों समानताएं एवं भिन्नताएं दर्शाते हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन भी देख लेंगे, जनक के साथ ना तो कोई समानता और ना ही उसके साथ कोई भिन्नता, ये कैसे हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको मालूम भी होगा। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट वाला तो क्वेश्चन नहीं है, देखेंगे, नहीं स्टेटमेंट वाला नहीं, केवल विकल्प ही दिए गए हैं। इसमें कह रहा, धमनियों में संरचना प्रकार के बारे में सही विवरण है। कौन सा विवरण सही है, आपको ये बताना है। तो देखेंगे हम लोग,
मोटे प्रत्यास्थ वृत्तियों वलय युक्त उसका रुधिर उच्च दाब प्रवाह होती है, हृदय से शरीर की विभिन्न अंगों में रुधिर ले जाती है। ठीक है, तो ये तो नहीं सही होगा, गलत होगा यहाँ पर। उसके बाद में दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, मोटे प्रत्यास्थ भित्तियां, उसके बाद में वलय विहीन, उसके बाद में क्या कह रहा है, रुधिर उच्च दाब पर प्रवाहित होता है, हृदय से शरीर की विभिन्न अंगों में रुधिर ले जाता है। जी हाँ, यही सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे इन दोनों को भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित जलोचित लवणों में से उस लवण को चयन कीजिए जिसके प्रत्येक अणु के साथ संबद्ध समान ताप पर क्रिस्टल जल कहे जाने वाले जल के अणु की संख्या न्यूनतम है। वो कौन सा आपको ये बताना है, सोडियम कार्बोनाइट है, ठीक है, या फिर कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या फिर फेरस सल्फेट है। क्या होगा आंसर आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। फिर आगे है 59 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, आपको ये बताना है। एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम जम जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है एनोड पर क्लोरीन एवं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैथोड के निकट सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर जो यहाँ तक आपको क्लास अच्छा लगा तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, अगर जो आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आप लोग कहते हैं क्लास लंबा लाओ, 2-2 3-3 क्लास लाओ, लाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण, मतलब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। ABCD का मान क्या होगा। यहाँ पर दिख रहा A, यहाँ पर दिख रहा B, यहाँ पर दिख रहा C और यहाँ पर दिख रहा D। ठीक है, संतुलित करना है, उसके बाद में बताना है कि कौन कहाँ क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर कितना आएगा, यहाँ पर कितना नंबर आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए HW। ठीक है, क्योंकि संतुलित करना आपके पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में बताया गया है। ठीक है, तो नाम के साथ सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो नहीं आएगा तो कहिएगा, जब अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा तो उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से, आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास में शेयर करेंगे। ठीक है, बाकी जिनको मेंटल एबिलिटी का PDF चाहिए, ठीक है, वो टेलीग्राम पर मेरी ID पर मैसेज करेंगे। ठीक है, आपको 49 रुपीज़ में आपको PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो PDF चाहिए तो मैसेज करिएगा। बाकी ये पूरा PDF भी आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट शुरुआत से कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन हर एक। और न्यूमेरिकल जितने भी आपके NCERT के उनको भी पढ़ते रहिएगा। बाकी आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर मैंने शुरुआत में जो दिया गया है, ये क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी, शायद सॉल्व करवाया है, आप लोग को मालूम होगा। अगर जो वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो क्या करेंगे, कहेंगे मैं अलग से क्या करूँगा, उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट शायद बन गया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको वीडियो नहीं मिलेगा तो कहिएगा, मैं उसका क्या करूँगा, लिंक आपको भेज दूंगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।